अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हमें सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी डिफाइन करनी है। फिर हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो हमारे रेजिडेंट हो चाहे बाहर के हो, उन लोगों को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वेजेस सैलरीज कितनी मिल रही हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? ओएस माने ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और मिक्स इनकम। चलो मैं इसको पहले समझा देता हूँ। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे रेजिडेंट्स हो चाहे ना, जो लोग भी काम कर रहे हैं हमारी टेरिटरी में, अगर एक फॉरेन की बैंक भी इंडिया में बिजनेस कर रही है तो भी उसकी डोमेस्टिक इनकम में आएगी, भले वो प्रॉफिट बाद में सारा बाहर ले जाए। फाइजर का कोई प्लांट है इंडिया में तो भी वो अमेरिका ले जाए अपना प्रॉफिट सारा का सारा, लेकिन वो इंडिया की कंपनी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। एक अमेरिकन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है तो उसका जो भी काम है वो भी इंडिया की बिजनेस टेरिटरी में, डोमेस्टिक इनकम में है। फिर डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट्स क्या क्या है? डोमेस्टिक इनकम के ये तीन मेजर कंपोनेंट्स। एक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब वेजेस, सैलरीज और जो हम एम्प्लॉइज के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं, दैट इज व्हाट इज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो है हमारा। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस माने एम्प्लॉयज को देने के बाद जो बच गया वो ऑपरेटिंग सरप्लस है। उसके अंदर क्या क्या आता है? उसमें रेंट भी आता है, इंटरेस्ट आता है और प्रॉफिट आता है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हम जब तीनों को जोड़ते हैं तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम ऑपरेटिंग सरप्लस और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अलग अलग कर सकते। ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं? ऐसे छोटे बिजनेस होते हैं जो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं रखते, तो वो खुद ही काम भी कर रहे हैं, वो मजदूर भी हैं, वो मालिक भी हैं, उन्होंने अपना पैसा भी लगा रखा है, तो वो खुद ही सब कुछ वही। ऐसे बिजनेसेस को हम, ऐसी बिजनेस की इनकम को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, MISC, मिक्स इनकम। क्योंकि इसमें मिक्स है, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी है, इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज भी है, इसमें रेंट, इंटरेस्ट, सब कुछ मिक्स खिचड़ी है। इसके अंदर हम नहीं बता सकते कि अलग अलग क्या क्या, तो उनको जो भी उनके प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम मिक्स इनकम में ले लेते हैं। ठीक है। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या चीज आती है? एम्प्लॉइज के ऊपर जो भी खर्चा होता है वो सब आता है। वेजेस, सैलरी जो उनको हमने कैश में दी है, उनके ऊपर काइंड में जो खर्चा किया, उनको फ्री अकोमोडेशन दिया, कन्वेंस एलाउंस दिया, और उन्होंने जो सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस वगैरह जो कुछ भी दिया उन्होंने, वो सारा हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में यू विल हैव रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीन चीजें आएगी। ये तीनों को मिलाकर हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। एंड द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या हुआ? जो हम सेपरेट नहीं कर, इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स, जो अपना खुद का काम करते हैं, लाइक फार्मर्स है, डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल्स, वो खुद का पैसा भी लगाएंगे और अपना काम भी कर रहे हैं, सब चीजें, तो उनकी इनकम कई बार नहीं कर पाते। और दूसरा, और कौन लोग आते हैं? अनइनकॉर्पोरेटेड माने जो रजिस्टर्ड नहीं है ना, छोटे मोटे दुकानदार हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं, जो बिजनेस प्रॉपर अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं करते, प्रॉपर हिसाब किताब नहीं रखते, सारे खर्चे को अलग अलग नहीं करते, ऐसे लोग, इन लोगों की इनकम को भी, इन लोगों का जो भी प्रोडक्शन है, इनकम है, वो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं जो अपनी लैंड को यूज कर ले रहे हैं, अपना खुद का लेबर भी ले रहे हैं, अपना ही पैसा भी लगा दे रहे हैं, और इसलिए उनके केस के अंदर हम कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अलग अलग नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को, और वो प्रॉपर अकाउंटिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो ये दिक्कत है। तो मिक्स्ड इनकम के केस के अंदर जब हम, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दिस इज द डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इनकम मतलब हमारी टेरिटरी में कोई इनकम जो हो रही है वो। अब डोमेस्टिक निकाल दिया, अब हमें नेशनल निकालना है। तो नेशनल क्या होता है? नेशनल होता है इनकम ऑफ रेसिडेंट्स। हमारे सिर्फ डोमेस्टिक में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों, नेशनल में सिर्फ रेसिडेंट्स, और इनकी इनकम हमारी टेरिटरी से और किसी दूसरी टेरिटरी से दोनों आएगी। डोमेस्टिक के अंदर
सिर्फ हमारी टेरिटरी की इनकम है, चाहे वो रेसिडेंट की हो चाहे नॉन रेसिडेंट। नेशनल इनकम में हमारे रेसिडेंट्स की इनकम है, चाहे हमारी टेरिटरी से हो चाहे दूसरी टेरिटरी से। वो रेसिडेंट्स की इनकम, हमारे रेसिडेंट्स की इनकम, दैट इज नेशनल। ये बेसिक डिफरेंस है नेशनल इनकम में डोमेस्टिक। ठीक है, फिर जैसे हमने कहा कि नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम पहले निकाली जाती है, फिर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकाली जाती है। उसके लिए एडजस्टमेंट क्या करते हैं, तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम हमने निकाल ली पहले। उसमें क्या क्या डोमेस्टिक इनकम कैसे निकाली, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, डोमेस्टिक इनकम निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीओई जोड़ना पड़ेगा प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ना पड़ेगा प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सर्विस। ये तीनों को जोड़ के हमने डोमेस्टिक इनकम निकाल ली, बहुत अच्छी बात। फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं वो दूसरी डोमेस्टिक टेरिटरी से जो इनकम लेकर आ रहे हैं, मतलब कोई इंडियन है, इंडिया का रेसिडेंट है, वो अमेरिकन की टेरिटरी से कोई इनकम ला रहा है, कोई इंडिया का रेसिडेंट है, कोई जापान की टेरिटरी से इनकम ला रहा है, तो वो हम जोड़ देंगे। और हमारे कंट्री, हमारी टेरिटरी में जो दूसरे कंट्री के रेसिडेंट है जो हमारे यहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो हम माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो इनकम बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रेसिडेंट्स की इनकम बचेगी, चाहे वो हमारी टेरिटरी की हो चाहे दूसरी टेरिटरी, तो सिर्फ उनकी इनकम बचेगी। तो उसको हम जो बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, जो सिर्फ हमारे रेसिडेंट्स की इनकम। ये जो दो चीज हम इसमें से प्लस माइनस कर रहे हैं, रेसिडेंट्स की कंट्रीब्यूशन जो दूसरी टेरिटरी से, और नॉन रेसिडेंट्स के कंट्रीब्यूशन जो हमारी टेरिटरी से बाहर ले जाए, इसको हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इनटू अब्रॉड। तो ये वाला पॉइंट है हमारा, रेसिडेंट्स का कंट्रीब्यूशन जो दूसरी टेरिटरी से लेकर आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। और जो विदेशी लोग हैं जो हमारी टेरिटरी से इनकम लेकर बाहर जा रहे हैं, नॉन रेसिडेंट्स, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो हम इसको प्लस माइनस जब करते हैं नेशनल इनकम में, तो रेसिडेंट्स की इनकम को जो दूसरी टेरिटरी से जब जोड़ते हैं, तो उसको हम बोल के जोड़ते हैं फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम, फैक्टर इनकम जो बाहर से आ रही है। और जो नॉन रेसिडेंट की इनकम माइनस करते हैं, वो हम ये कहते हैं कि फैक्टर इनकम जो हमारे देश से बाहर जा रही है, दूसरे लोग लेके जा रहे हैं। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि एक फॉरेन की बैंक है या फॉरेन की जो कंपनी है, उसने अपना यहाँ पे प्लांट लगा रखा है, और उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कौन है, वो कंपनी फॉरेन की, उसके ओनर्स कहाँ बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पैसा लगा रखा है, उससे उनको इनकम हो रही है, तो वो यहाँ से इनकम ले जा रहे हैं। तो ऐसी इनकम को हम बोलेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। दूसरा, रतन टाटा की एक स्टील कंपनी कोरस, वहां से जो इनकम हो रही है वो इंडिया लेके आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। लैंड रोवर जैगुआर से जो इनकम हो रही है वो इंडिया लेकर आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से इनकम आ रही है। इस हिसाब से हम नेशनल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते हैं। ये जो हम दो चीज प्लस माइनस कर रहे हैं, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी कहते हैं। वो कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को अगर हम माइनस कर दें, तो हम क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिसीव्ड में से टू माइनस किया जा रहा है, तो इसको बोला जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों फ्रॉम बोलेंगे, क्योंकि हमने रिसीव्ड फ्रॉम जो है उसमें से टू माइनस किया। दूसरी चीज, फैक्टर इनकम अगर मैं यहां कहता हूं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड है, ये फ्रॉम है ये टू, यहां पर भी पेड टू और फ्रॉम, पेड में से फ्रॉम माइनस कर रहे हैं, पेड टू में से फ्रॉम माइनस कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करती है। क्यों कंफ्यूज करती है, अगर फ्रॉम ऐड होगा तो टू माइनस हो जाएगा,
तो 2 माइनस हो जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर प्लस होगा तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होगा। हम जब क्वेश्चन को देखेंगे तो करेंगे इस चीज को। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, वो बात सिर्फ इतनी सी मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर ये रिसीव्ड है और ये 2 है, रिसीव्ड में से 2 घटा रहे हैं तो उसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम बोलेंगे, और पेड टू में से फ्रॉम घटा रहे हैं तो हम उसको नेट इनकम टू अब्रॉड बोलेंगे। तो इसको हम अभी करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि ये है हमारा, ये मैंने सारे आपको 2-3 फॉर्मूले दिए हैं यहाँ पे। डोमेस्टिक इनकम में हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने ऐड किया, माइनस किया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम में से 2 घटा रहे हैं तो वो हमारा आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों? क्योंकि फ्रॉम में से हम 2 घटा रहे हैं। अगर 2 में से हम फ्रॉम घटाएंगे तो ये हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एन फीफा और एन फीटा, ये एन फीटा है टू अब्रॉड, एन फीफा मतलब फ्रॉम अब्रॉड। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए, पहले फ्रॉम और टू का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। किसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन आपको दिखाऊं थोड़ी सी, तो कैलकुलेशन इसकी ऐसे होगी। मान लीजिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 250 and factor income to abroad is 120, ये 120। जब मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालूंगा, नेट फैक्टर, तो मैं क्या करूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम में से 2 घटाऊंगा। तो फ्रॉम कितना है 250, फ्रॉम इज 250, फ्रॉम जो है हमारा वो 250, और टू अब्रॉड कितना है 120। फ्रॉम में से मैं 2 घटा रहा हूँ, 150 में से 120 घटा रहा हूँ, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा 130, ये 130। तो ऐसे हम निकालेंगे फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड जब निकालना है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम में से फैक्टर इनकम 2 घटाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम हो जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जो हो जाएगा 130 हो जाएगा। ये क्लियर है आपको? इसके अंदर किसी को कुछ पूछना है? ये चीज क्लियर है? महा के समझ में आया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने कैसे निकाला? हाँ हाँ सर समझ आ गया। अगर मुझे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो मैं 2 में से फ्रॉम माइनस करूंगा। 2 कितना है 120, 120 is 2, इसमें से मैं फ्रॉम माइनस करूंगा। फ्रॉम कितना है 250, 2 में से मैं फ्रॉम माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -130, -130। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप आपको दिख रहा हो, अगर कोई फिगर 130 अगर फ्रॉम है तो जब मैं उसको फ्रॉम को 2 में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो वो -130 हो जाएगा। फ्रॉम अगर प्लस में होता जब कन्वर्ट करते तो माइनस हो जाता। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ये फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, इनका डिफरेंस आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आया? तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड। तो ये कंपोनेंट्स हैं। अब फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट्स क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या आता है? नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब है कि जो हमारे रेसिडेंट हैं उनको जो बाहर से वेजेस सैलरीज आ रही हैं और जो हम नॉन रेसिडेंट्स को दे रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज द नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड। उसको हम नेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम। इसी ढंग से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो जो हमारे रेसिडेंट्स हैं उनको जो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बाहर से मिल रहा है, उसमें से जो हम विदेशियों को दे रहे हैं वो जब हम माइनस कर देते हैं तो उसके बाद आता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज नेट। वो भी हम लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है उसको रेंट बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो इनकम होती है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसके अंदर रेंट और प्रॉफिट दोनों आ जाते हैं। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है इनकम जो आपने कमाई और अपने पास। देखिए क्या होता है, जब कंपनीज अपना प्रॉफिट अर्न करती है ना, सारा का सारा इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ इनकम अपने पास रख लेती है। तो एक मान लीजिए कोई इंडियन है,
और उसकी इंडिया का रेसिडेंट, उसकी कंपनी कोई बाहर भी, विदेश में भी, तो वहां से उसका जो इनकम हो रही है वो वहीं पे कंपनी ने ही अपने पास रख लिया, तो उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेसिडेंट्स कंपनीज अब्रॉड। और कोई एक फॉरेनर की कंपनी इंडिया में, एक नॉन रेसिडेंट की कंपनी इंडिया में, और इंडिया में उसने जो प्रॉफिट अर्न किया उसने यहीं पे रख लिया इंडिया में, तो उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ फॉरेन कंपनीज लोकेटेड इन द कंट्री। फॉरेन कंपनी जो हमारी कंट्री में लोकेटेड है उनका रिटेन। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि कंपनीज जो है वो सारा प्रॉफिट नहीं बांटती है, कंपनीज बहुत हिस्सा अपने प्रॉफिट का रिटेन करती है। इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे, नेट कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, रिटेन अर्निंग्स, तो हमको मिलेगा एनफीफा, देन वी विल गेट एनफीफा। फिर ये इम्प्लीकेशंस है। इम्प्लीकेशन मतलब अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है इनकम टू अब्रॉड से, तो एनफीफा पॉजिटिव हो जाएगा। एनफीफा जब पॉजिटिव हो जाएगा तो नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको मालूम है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनफीफा। एनफीफा अगर प्लस में है तो नेचुरली, अगर एनफीफा प्लस में है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा। एनफीफा अगर माइनस में है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, नेशनल प्रोडक्ट कम होगा। और अगर एनफीफा 0 है तो दोनों बराबर होंगे। तो इस हिसाब से ये डोमेस्टिक, तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको एनफीफा ऐड करते हैं। तो एनफीफा प्लस है तो नेशनल इनकम ज्यादा होगी, एनफीफा माइनस में तो नेशनल इनकम कम होगी, 0 है तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम दोनों बराबर हो। ये तो वही चीज मैंने देखी। अभी जो मैंने आपको एनफीफा का कैलकुलेशंस बताई है, ये चीज आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? इसके अंदर कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए पहले। सर आगे महाक, व्हाट अबाउट यू? मैंने जो कुछ अभी बताया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है आपको?